हेलो दोस्तों, आज मैं आपको लव 911 मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये 2012 की रोमांटिक कोरियन मूवी है। ये एक फील गुड बहुत ही खूबसूरत मूवी है और इस मूवी की एक बहुत ही खूबसूरत सी हैप्पी एंडिंग भी है। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। इससे चैनल को बहुत ही ज्यादा सपोर्ट मिलता है। अब बिना टाइम वेस्ट किए हम इस मूवी को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। इसमें हमारा मेन कैरेक्टर केन भागते भागते हॉस्पिटल में आता है। उसकी वाइफ की हालत बहुत खराब थी। उसे देखने के लिए वो जाता है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी है। उसकी वाइफ की डेथ हो चुकी है। इसके बाद मूवी 3 साल बाद स्टार्ट होती है और मूवी की दूसरी मेन कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होती है, जिसका नाम है मीशू। मीशू एक डॉक्टर है। एक दिन हॉस्पिटल में मीशू अपना राउंड ले रही थी। एक लेडी को उसने चेक किया जो अपने हस्बैंड के साथ वहां आई हुई थी। इस लेडी के हाथ पे वो कुछ मार्क्स देखती है, जिससे उसे लगता है कि ये एक डोमेस्टिक वायलेंस का केस है, तो उसे ट्रीट नहीं करना चाहिए। मीशू इस पेशेंट के हस्बैंड को कहती है कि वो ठीक हो जाएगी, इसे सिर्फ थोड़ी सी गोलियां वगैरह देना। पेशेंट का हस्बैंड समझ जाता है कि उसकी वाइफ को वो क्यों नहीं ट्रीट कर रही है। वो बहुत गुस्सा होता है। इसके पैरेलल सीन में हम फिर से कैन को देख सकते हैं। अब 3 साल बीत चुके हैं और वो फिर भी अपनी वाइफ को ही याद करता रहता है। जैसे कि हमें पता है कि कैन एक फायर फाइटर है और एक दिन उसे इमरजेंसी का कॉल आता है। अब इस साइड पे हम देख सकते हैं कि वही पेशेंट बेहोश पड़ी हुई है, जिस पेशेंट को मीशू ने ट्रीट नहीं किया था। डॉक्टर के पास उसको ले जाया जाता है तो हस्बैंड से डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हारी वाइफ को तो बहुत सारे सिम्टम्स दिख रहे थे, तुम्हें जल्दी से इसे हॉस्पिटल लाना था। हस्बैंड का नाम यंग है, तो यंग इस बात पर बहुत ज्यादा चिढ़ जाता है। वो मीशू पे बहुत गुस्सा है तो उसे वो ढूंढना चाहता है। कैन और उसकी टीम साइट पर पहुंची थी और यंग को उसकी वाइफ को हॉस्पिटल ले जाने में कैन और उसकी टीम ने ही हेल्प किया था। तो अब ये सब देखते हैं कि यंग बहुत ही ज्यादा गुस्से में है और कैन उसके पीछे पीछे जाता है। यंग हॉस्पिटल में बहुत बड़ा तमाशा खड़ा कर देता है। यंग के हाथ में एक सिरिंज थी। यंग को लगता है कि कैन भी हॉस्पिटल वालों के साथ मिला हुआ है। फिर यंग कैन को बहुत जोर से पुश करता है, जिससे कैन हर्ट होता है, बट फिर भी वो कैन की हेल्प करना चाहता है और कैन उसे समझा रहा था कि ये सब करने से कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। हॉस्पिटल के हेड डॉक्टर को जब ये सारी बातें पता चलती हैं तो उसने मीशू को और उसकी फ्रेंड को बुलाया। यंग की वाइफ की हालत बहुत ही खराब हो चुकी है और मीशू ने उसे ट्रीट नहीं किया था, तो उसे डायरेक्टली उसने सस्पेंड कर दिया और मीशू पर केस भी चलेगा। शायद उसका लाइसेंस भी टर्मिनेट हो जाएगा। उसके बाद मीशू उसके लॉयर से मिलने के लिए आती है। उसे सब सिचुएशन समझाती है और लॉयर कहती है कि हम प्रूव कर सकते हैं कि यंग बहुत ही वायलेंट आदमी है। वो अपनी वाइफ को बहुत ही ज्यादा असॉल्ट करता था। इस तरीके का केस हम बना सकते हैं। इसके लिए उनके पास एक वे है। मीशू को पता है कि कैन को भी यंग ने पुश किया था। लॉयर कहती है कि अगर कैन ने यंग के खिलाफ कोई केस डाल दिया तो इस केस को हम स्ट्रॉन्ग बनाकर आसानी से जीत सकते हैं। मीशू फिर भी कैन को कन्विंस करने के लिए उसके पास पहुंचती है। कैन सब कुछ समझ लेता है और उसके खिलाफ कोई भी चार्जेस प्रेस नहीं करता है। वो समझ सकता है कि यंग ने जब उसे पुश किया तो वो उस टाइम किस हालात से गुजर रहा था। मीशू उसे फोर्स करने की कोशिश करती है, पर वो उसे भगा देता है। अब मीशू प्लान बनाती है कि वो कैन के पास जाएगी और उसे अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी। एक जगह ट्रक का एक्सीडेंट हुआ था और रास्ते में बहुत सारे बेबी चिक पड़े हुए थे। उन्हें उठाने का काम कैन और उसकी टीम को मिला था। मीशू भी वहां पहुंच जाती है और उनके साथ हेल्प करने लग जाती है। फिर वो कैन के पास जाकर अपने आप को इंट्रोड्यूस करने लगती है। मीशू कैन से कहती है कि कैसे हम बार बार से मिलते रहते हैं, कितना अच्छा कोइंसिडेंस है। वो कहती है कि मुझे तुम्हें डेट पे ले जाना चाहिए। कैन उसे बुरी तरह से इग्नोर करके यहाँ से भी भगा देता है और यहाँ पे मीशू का ये प्लान भी फेल हो जाता है। उसके बाद उसकी फ्रेंड मीशू से पूछती है कि अब तुम क्या करोगी। तो मीशू बोलती है कि वो प्यार से नहीं मान रहा तो उसे धमकी देनी पड़ेगी। कैन जिस ब्रिज पर काम कर रहा था उसी ब्रिज पे मीशू खड़े हो गई। कैन ने उसे नीचे उतरने के लिए कहा, बट गलती से मीशू गिरने वाली थी, लेकिन कैन ने उसे बचा लिया। गुस्से में मीशू ने जो भी ये सब किया, कैन ने उसकी रिपोर्ट पुलिस में कर दी और पुलिस से मीशू की बात हुई। पुलिस वाले मीशू पर बहुत ही तगड़े वाला फाइन लगाने वाले थे, लेकिन मीशू पुलिस वालों से स्पीड टॉक करके उनसे भी अपना दोस्त बनाकर बच जाती है। अब मीशू सोचती है कि मैं जो भी कुछ कर रही हूँ वो सब फेल हो रहा है, जिसके बाद मीशू डायरेक्ट ही कैन की टीम ज्वाइन कर लेती है। मीशू एक डॉक्टर है, जिसकी वजह से वो कैन की टीम एज अ वॉलंटरी बहुत ही आसानी से ज्वाइन कर लेती है और उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। एक दिन एक कंस्ट्रक्शन वर्कर उसकी बिल्डिंग पे चढ़ जाता है और दारू पीकर वो फिर से अपनी सैलरी मांग रहा था। उसे अभी भी सैलरी दी गई थी, लेकिन वो फिर भी धमकी दे रहा था कि वह सुसाइड कर लेगा, नहीं तो उसकी सैलरी उसे दी जाए। इसके लिए कैन और उसकी टीम को बुलाया जाता है। कैन की टीम उसकी सेफ्टी के लिए नीचे एयरबैग वगैरह बिछा देती है और फिर वर्कर्स को कहती है कि प्लीज नीचे आ जाओ, पर वो मानता नहीं है।
कैन फिर डायरेक्टली ऊपर पहुंच जाता है, उसे समझाने की कोशिश करता है पर वो अभी भी नहीं मान रहा था और वर्कर कैन को स्टूपिड बुलाता है। कैन फिर उसे पुश करके उसके साथ ही नीचे आता है और नीचे एयर बैग होने की वजह से दोनों इजिली बच जाते हैं। इससे मिशु कैन से इम्प्रेस हो जाती है। मिशु कैन से पूछती है कि क्या तुम हमेशा से ही अपना काम इतनी डेंजरसली करते हो? कैन कहता है कि ये सब एक जॉब है और ये सब इस जॉब का बहुत बड़ा पार्ट है। अभी अभी मिशु और उसकी फ्रेंड ने कैन की टीम को ज्वाइन किया है तो मिशु की फ्रेंड टीम के कैप्टन को कहती है कि क्या हमारे लिए कोई वेलकम पार्टी नहीं हो सकती? ये दोनों एक वेलकम पार्टी चाहते हैं। कैप्टन भी इसके लिए मान जाते हैं। कैन को नहीं आना था पर कैप्टन उसे फोर्स करके मना ही लेते हैं। रात में ये सब फिर डिनर के लिए आए। सबने डिनर किया और बहुत सारे बंदों ने ड्रिंक करके हाई हो गए। मिशु फिर कैन के पास आकर बैठ जाती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें मैं भाव देती हूँ क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ? तुम ज्यादा अपने आप को स्मार्ट मत समझो, मैं सच में तुम्हें लाइक करती हूँ। ये सुनकर सब उसके लिए चीयर्स करते हैं और फिर डिनर पूरा करके सब अपने अपने घर चले जाते हैं। बट मिशु कैन के साथ ही रुकती है। वैसे जहाँ मिशु की फ्रेंड जा रही थी वहीं पर मिशु का भी घर होता है लेकिन वो फिर भी कैन के साथ वहीं पर रुकती है और फिर वो कैन को कहती है कि चलो हम ड्रिंक करते हैं, पर कैन इसके लिए मना कर देता है और आगे चला जाता है। बट मिशु को अचानक से चक्कर आ जाते हैं। ये देखकर कैन डर जाता है और उसे उठा लेता है और भागते भागते उसे हॉस्पिटल ले जा रहा होता है। लेकिन थोड़ी देर में ही मिशु को फिर से होश आ जाता है। मिशु कहती है कि ज्यादा वरी मत करो, मुझे कभी कभी स्ट्रेस की वजह से चक्कर आ जाते हैं। उसके बाद मिशु फिर से कैन से कहती है कि चलो ड्रिंक करते हैं, शायद मेरी शुगर डाउन हो गई थी इसके लिए मुझे चक्कर आ गए थे। इस बार कैन भी मान जाता है और फिर वो एक बार में जाते हैं। फिर कैन बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर लेता है और फिर वहाँ पर एक शेर से वो बहुत ज्यादा प्यार करने लगता है और उस शेर को गले लगा लेता है। उसके बाद कुछ लोगों के साथ उसकी फाइट भी हो जाती है लेकिन मिशु इस हालत में फाइट नहीं कर सकता था। मिशु इस फाइट को रोकना चाहती थी बट वो आदमी मान ही नहीं रहा था। कैन ने बहुत ज्यादा पी रखी थी जिसकी वजह से वो किसी को मार नहीं सकता था तो मिशु ही सबको पछाड़ देती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम सबको ही पुलिस स्टेशन में देखते हैं। इनकी बेल कराने के लिए कैप्टन को आना पड़ता है। बार में फाइट हुई, फिर पुलिस स्टेशन गए और अब बेल हो चुकी है लेकिन कैन अभी भी उस चेयर को नहीं छोड़ रहा था। सब सोचने लगते हैं कि कैन को इस चेयर को लेके इतना प्यार क्यों आ रहा है। इसके बाद हमें कैन की मेमोरी दिखाई जाती है। इसमें कैन की वाइफ जिंदा होती है। वो हमेशा से ही वाइपराइजर पे बैठती थी बट एक बार उस पर से वो गिर जाती है। कैन ने उसे कहा था अगर उसे उस टाइप की चेयर बहुत ज्यादा पसंद है तो हम किसी बार में जाके उस चेयर को लेके आ सकते हैं। इस टाइम पीरियड में उन्हें बेबी हो जाए इसके लिए भी वो दोनों ट्राई कर रहे थे। ये सब कैन के लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल मेमोरी थी। इसी वजह से वो उस चेयर को घुमा रहा था। अगले दिन जब कैन उठता है तो कल उसने क्या क्या किया ये सब उसका दोस्त उसे बता रहा होता है। उसका दोस्त कहता है कि तुम्हारी वजह से मिशु को शायद जेल हो जाए और फिर मिशु से मिलने के लिए कैन फिर से पुलिस स्टेशन चला जाता है। जैसे कि हमें पता है मिशु की पुलिस स्टेशन में दोस्ती हो चुकी होती है जिसकी वजह से जब कैन वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि मिशु पुलिस वालों के साथ बैठकर लंच कर रही थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि कैन मिशु को घर पर ड्रॉप कर रहा है। कैन की गाड़ी में वो एक लॉकेट नोटिस करती है। इस लॉकेट में उसकी वाइफ की पिक्चर होती है। मिशु को कैन की वाइफ के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। वो कैन पर चिढ़ जाती है और कहती है कि अगर तुम्हारी वाइफ है तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। लेकिन फिर वो जल्दी फिगर आउट कर लेती है कि कैन की वाइफ की डेथ हो चुकी है। वो फिर कैन को समझ लेती है कि यही रीजन है कि वो हमेशा ही उसे इग्नोर करता है। मिशु कहती है कि जब मैं छोटी थी तभी मेरी मदर भी गुजर गई थी। उसके बाद मुझे क्या करना चाहिए ये समझ नहीं आता था। मेरे लिए वो बहुत ही हार्ड था लेकिन अपनी लाइफ के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। उससे ये सब समझा ही रही थी तभी उसकी मदर का कॉल उसे आ जाता है। ये सब वो झूठ बोल रही थी। कैन भी ये समझ जाता है और गुस्से में उसे गाड़ी से बाहर निकाल देता है और रोड पर ही उसका सारा सामान फेंक कर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक फैक्ट्री में प्रॉब्लम हो चुकी है और उस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए कैन और उसकी टीम को बुलाया जाता है। इस प्रॉब्लम पर वो काम कर रहे थे लेकिन तभी कैन के एक फ्रेंड को चोट लग जाती है जिसके बाद मिशु उसे स्टिचेस देती है। उसके बाद उस फैक्ट्री का काम समाप्त करके सभी निकल जाते हैं। कैन गाड़ी में बैठकर आगे चला जाता है लेकिन फिर वो रियलाइज करता है कि मिशु गाड़ी में नहीं है। वह सबसे पूछता है लेकिन मिशु के बारे में किसी को भी पता नहीं होता है। वो फिर भागते भागते फैक्ट्री में जाता है। जैसे कि हमें पता है मिशु को जब स्ट्रेस आता है तो वो बेहोश हो जाती है तो वो यहाँ पे भी बेहोश होकर पड़ी हुई थी। कैन मिशु को उठाकर बाहर ले जा रहा होता है तभी फैक्ट्री के डोर्स ऑटो लॉक हो जाते हैं और वे अंदर ही फंस जाते हैं और थोड़ी देर में ही इस जगह की फ्रीजिंग स्टार्ट हो जाती है। कैन हेल्प मांगने के लिए अपने मोबाइल को निकालता है लेकिन वो भी काम नहीं करता है। मिशु उठकर आसपास देखती है और कहती है कि ये कितना रोमांटिक है। ये दोनों
फ्रीज हो रहे थे तो मिशु एक्सरसाइज करने लग जाती है और कैन को भी कहती है कि तुम भी एक्सरसाइज करो जिससे हमारी बॉडी वार्म रहेगी। थोड़ी देर में एक्सरसाइज करते करते ये भी थक जाते हैं। मिशु को लगता है कि शायद हम यहीं पर मर जाएंगे। मिशु कैन से कहती है कि मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो, क्या मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती? कैन भी एडमिट करता है और कहता है कि मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो। मिशु अब रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी, ठंड की वजह से वो अब अनकॉन्शियस हो चुकी थी। कैन फिर भी उसे गले लगाकर अपनी बॉडी की हीट देता है। थोड़ी देर में कैप्टन ने रियलाइज किया कि कैन और मिशु दोनों ही गायब हैं। ये सब उन्हें बचाने के लिए फैक्ट्री में वापस जाते हैं और देखते हैं कि कैन और मिशु दोनों ही वहाँ पर बेहोश पड़े हैं। फिर कैप्टन और उसकी टीम दोनों को ही हॉस्पिटल में एडमिट करती है और कुछ ही दिनों के बाद वो दोनों ठीक हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कैन मिशु को उसके घर पर छोड़ रहा था, लेकिन मिशु कहती है कि उसे सी देखने जाना है। उसे नींद आ रही थी तो वो सो गई, लेकिन कैन उसे सी के पास लेकर आ गया। ये सरप्राइज उसके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा था। ये दोनों फिर सी के पास चलते चलते टहलते टहलते बातें करते हैं। मिशु कैन से पूछती है कि क्या तुम पहले सोल्जर हुआ करते थे? कैन कहता है कि वो बचपन से ही सोल्जर बनना चाहता था, बाद में उसे वो अच्छा नहीं लगा तो वो फायर फाइटर बन गया। फिर मिशु कहती है कि मेरे फादर को कैंसर था और उसकी ट्रीटमेंट के लिए मेडिसिन के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे, जिसकी वजह से बिना ट्रीटमेंट के ही उनकी डेथ हो गई थी। मैंने तभी डिसाइड किया कि मुझे डॉक्टर बनना है। जो मेरे साथ हुआ या मेरे फादर के साथ हुआ वो मैं किसी और के साथ नहीं होने देना चाहती थी। फिर ये डिनर करते हैं, तब मिशु कैन की वाइफ के बारे में पूछती है। कैन कहता है कि मैंने अपनी वाइफ को एक हिल पे प्रपोज किया था और एक बहुत ही ब्यूटीफुल सनसेट था। मैंने उसके लिए वहाँ पर एक घर भी बिल्ड किया था जिसकी इंस्टॉलमेंट भरने के लिए मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी थी। फाइनली उसने हाँ कर दिया तो ये सब कुछ मेरे लिए वर्थ इट था। अपनी वाइफ के लिए उसने स्पेशल पोर्च भी बनवाया था। कैन ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी है तो अचानक से उसकी वाइफ उसे दिखने लग जाती है। वाइफ पूछती है कि क्या तुम मुझे मिस करते हो? कैन कहता है कि मैं तुम्हें इतना मिस करता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए मर भी सकता हूँ। वो फिर बहुत रोता है। ये दोनों एक रूम बुक करते हैं। जब सुबह होती है तब कैन सनराइज देख रहा था। मिशु उससे पूछती है कि तुम क्या सोच रहे हो? कैन बोलता है कि ये कितना ब्यूटीफुल सनराइज है। वो मिशु से पूछता है कि तुम क्या सोच रही हो? मिशु कहती है कि तुम इतनी दूर हमें लेकर आए हो, हमें फिर वापस चले जाना है और हमने एक दूसरे को किस भी नहीं किया। ये सुनने के बाद कैन उसे किस कर लेता है और ये दोनों फिर इंटीमेट हो जाते हैं। इसके बाद मिशु कैन से कहती है कि तुम अपने काम के लिए इतना रिस्क लेते हो, अगली बार तुम्हारी जान को खतरा हो तो तुम्हें डर कर कहीं भाग जाना चाहिए। फिर कैन उसे पूछता है कि फिर मैं क्या करूँगा? मिशु फिर से उसे मजाक में कहती है कि मुझे अच्छी सी सैलरी मिलती है, तुम घर बैठना और हमारे बच्चों को संभालना और खाना बनाना, और क्या करोगे? ये दोनों इस बात पर बहुत ही ज्यादा हंसते हैं। अगले सीन में हम फिर से यंग को देखते हैं। उसकी वाइफ की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी और वो कोमा में जा चुकी थी। डॉक्टर उसे समझाते हैं कि अब तुम्हारी वाइफ ठीक नहीं होगी, वो लाइफ सपोर्ट पर है तो उसे लाइफ सपोर्ट से निकाल देना चाहिए। जब ये बात मिशु को पता चलती है तो उसे बहुत बुरा लगता है। ये सब बात वो कैन को कहती है, उसे बहुत बुरा लग रहा है। कैन उसे कहता है कि तुम्हें अपनी गलती को एडमिट कर लेना चाहिए। मिशु उसके लिए नहीं मानती है। मिशु कहती है कि अगर मैंने ये सब एडमिट कर लिया कि ये सब मेरी गलती थी तो मेरा लाइसेंस कैंसिल हो सकता है, जिसकी वजह से वो कंटिन्यूस डॉक्टर नहीं रहेगी और बहुत से लोगों की जान नहीं बचा पाएगी। मुझे भी माफी मिलनी चाहिए। कैन इस चीज से एग्री नहीं करता है। कैन उसे समझाता है कि जो भी हो तुम्हें अपनी गलती मान लेनी चाहिए। मिशु पूछती है कि अगर मैंने नहीं मानी तो क्या होगा? फिर कैन कहता है कि तो फिर मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ। कैन ने ये सब कहा, इसके पीछे एक रीजन था। इसका रीजन अब हमें फ्लैशबैक में पता चलेगा। जिस रात कैन की वाइफ की डेथ हुई थी उस रात वो ड्यूटी पर था। एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो चुका था। एक आदमी गाड़ी में बहुत ही इंजर्ड हो चुका था। उसे बचाने के लिए कैन उसके पास ही था। अगर उसके बोन से वो पैसे निकालता तो वो आदमी वहीं मर जाता। उसकी वाइफ का कॉल आया और वो सांस नहीं ले पा रही थी। वो एक्सीडेंट की साइड छोड़कर नहीं जा सकता था, इसलिए उसने एक एम्बुलेंस घर पर भेज दी थी। वो अपनी वाइफ के लिए किसी की जान दांव पर नहीं लगा सकता था। जो चीज हमेशा से सही है वो सही के साथ रहता था। इसके बाद हमें फिर से प्रेजेंट दिखाया जाता है। मिशु हॉस्पिटल में आई हुई है। यहाँ पे उसे पता चलता है कि यंग अपनी वाइफ के रूम में है और यहाँ पर उसने दरवाजा बंद कर लिया है। तब ये सब दरवाजा खोलकर अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि उसने अपने आप को हैंग करने की कोशिश की थी। जल्दी से मिशु अपनी टीम को बुलाती है और उसे बचाने की कोशिश करती है। उसने यंग को शॉक दिया, फिर भी उसकी हार्टबीट नहीं आ रही थी। वो शॉक देती चली गई, फिर भी वो होश में नहीं आ रहा था। उसकी दोस्त ने उसको संभालने की कोशिश की, रुकने के लिए कहा, लेकिन मिशु कहती है कि एक बार और मुझे ट्राई करना है और वो लास्ट बार
और जब ट्राई करती है तो यंग को होश आ जाता है। रात में हम देखते हैं कि एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। गाड़ी जहाँ पे खड़ी है वहीं पे रेलवे ट्रैक भी है। कैन और उसकी टीम को जल्दी से वहाँ पे बुलाया जाता है। गाड़ी में एक लेडी थी जिसे बचाना बहुत ही हार्ड था और वहाँ पर एक ट्रेन भी आने वाली थी। सब उस लेडी को छोड़कर वहाँ से जाने वाले थे, पर कैन ये नहीं चाहता था। उसने सब लोगों की हेल्प ली और गाड़ी को ट्रैक से दूर निकाल लिया। ये करते करते वो खुद को ऑलमोस्ट हर्ट करने वाला था। मिशु उस लेडी को बचाने की बहुत कोशिश कर रही थी, पर वह उसे बचा नहीं पाती है। नेक्स्ट सीन में मिशु और कैन बात करते हुए दिखाई देते हैं। मिशु अपने एक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रही थी, जिससे दोनों सही से बात नहीं कर पा रहे थे। दोनों के लिए ये बहुत हार्ड हो जाता है और म्यूचुअली दोनों मिलकर अपना अलग अलग सेपरेट होने का डिसीजन ले लेते हैं, यानी कि वो दोनों ब्रेकअप कर लेते हैं। मिशु अपने फ्रेंड से कहती है कि मुझे उसे भुला देना चाहिए, ये सही होगा, लेकिन ये बहुत हार्ड है। मिशु हमेशा ऑफेंड होती रहती है तो उसकी फ्रेंड उसकी टेस्ट करवाती है। इससे दोनों को पता चलता है कि मिशु को एक ट्यूमर है, पर ये ट्यूमर निकाला जा सकता है। उस ट्यूमर की वजह से मिशु की जान को कोई खतरा नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिशु यंग से मिलने आती है। यंग कहता है कि तुमने मेरी लाइफ बचाई, अब मुझे पता चला कि जिंदा होने का एक अलग ही खुशी मिलती है। तुमने मेरी वाइफ के साथ जो किया उसके लिए मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं कर सकता। पर उसकी वाइफ पेन में है। यंग मिशु से कहता है कि तुमने जो स्टार्ट किया था ये तुम्हें ही खत्म करना है। वो अपनी वाइफ का लाइफ सपोर्ट नहीं निकाल सकता तो मिशु को निकालने के लिए कहता है। ये दोनों आपस में ये बात करते हुए बहुत ज्यादा रोने लगते हैं। मूवी में हमें कैन का एक बेस्ट फ्रेंड और उससे प्यार करने वाली एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की भी दिखाई गई है, जो हमेशा कैन के फ्रेंड के पीछे पीछे रहती है, पर फ्रेंड मानता ही नहीं था तो वो फिर से किसी और के साथ डेट पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। तभी उसके फ्रेंड को रियलाइज होता है कि वह भी उसे प्यार करता है। कुछ ही टाइम के बाद कैन का फ्रेंड उसकी गर्लफ्रेंड को मना लेता है। अब मिशु अपना माइंड चेंज करने लगती है और वह रिजाइन कर देती है। नेक्स्ट दिन में हम देखते हैं कि मिशु कैन से मिलने के लिए आई है और उससे बात करने के लिए उसे मुड़ने के लिए कहती है, क्योंकि ये सब बातें वो उसके फेस की तरफ देखते हुए नहीं करना चाहती है। फिर मिशु उसे आई लव यू कहकर रोने लग जाती है और उसे कहती है कि अगर मैं फिर से तुम्हें मिलने के लिए आई तो तुम भाग जाना। वो कैन से दूर नहीं रहना चाहती है, पर इसके लिए वो कुछ कर भी नहीं सकती है। कैन को फिर से इमरजेंसी के लिए बुलाया गया है। एक बिल्डिंग गिर रही है और उसमें कुछ लोग फंसे हुए हैं। कैन और उसकी टीम वहां पर पहुंच जाते हैं। जैसे ही कैन और उसकी टीम वहां पर पहुंचती है तो वो देखते हैं कि एक आदमी के पैर पर एक पिलर पड़ा हुआ है। वो वहां से निकल नहीं पा रहा है। कैन का फ्रेंड उसे कहता है कि हम उसे बचा नहीं सकते, अगर हमने ट्राई भी किया तो पूरी की पूरी बिल्डिंग नीचे गिर सकती है और वो वैसे ही मर जाएगा। कैन का फ्रेंड उसे कहता है कि हम सिर्फ सपोर्ट लगाकर यहाँ से चले जाते हैं और फिर बाद में इसे आकर हम निकाल लेंगे। बट वो आदमी ये सब सुन रहा होता है और कहता है कि मुझे जीना है, मुझे बचा लो, मेरी फैमिली है और मुझे उनकी बहुत याद आती है। उन्हें वो कॉल लगाता है और लास्ट बार उनसे बात कर लेता है। और फिर कैन को मिशु की एक बात याद आती है। मिशु ने एक बार कैन से कहा था कि अगर तुम किसी डेंजरस में हो तो वहां से भाग जाना, लेकिन कैन सोचता है कि मैं ये सब छोड़कर कैसे भाग सकता हूँ। कैन अपने फ्रेंड को कहता है कि तुम बाहर चले जाओ, मैं इस आदमी को बचाने की कोशिश करूंगा। उसका फ्रेंड उसे समझाता है पर वो मानता नहीं है। वो फिर सब जगह सपोर्ट लगाता है और उस आदमी को बाहर निकालता है, पर जैसे ही होना था वैसे ही होता है। पूरी की पूरी बिल्डिंग नीचे गिर जाती है। कैन की टीम ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर बहुत देर तक ढूंढते ढूंढते फाइनली उन्हें कैन मिल जाता है। कैन अभी भी जिंदा है और कैन जिस आदमी को बचाना चाहता था और उसकी भी लाइफ अब सेव है। कैन को अब एम्बुलेंस में ले जाया जाता है और वो बेहोशी की हालत में होता है। अनकॉन्शियस स्टेट में भी उसे मिशु की याद आती है और फिर जल्दी से वो उठ जाता है। ये जो भी इंसिडेंट हुआ था उसके बारे में मिशु रेडियो पर सुनती है और उसे पता चलता है कि कैन को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। कैन को भी अब रियलाइज हो चुका है कि वो अब मिशु के बिना नहीं रह सकता है। ये दोनों भागते भागते हॉस्पिटल तक आते हैं। कैन को हॉस्पिटल पहुंचने के बाद पता चलता है कि मिशु ने हॉस्पिटल से रिजाइन कर दिया है और फिर वो हॉस्पिटल के बाहर आ जाता है। बाहर आके वो देखता है कि मिशु उसे ही ढूंढ रही होती है। वो रोने लग जाती है। वो कहती है कि मुझे लगा था कि तुम्हें कुछ हो गया है। कैन मिशु को अपने आर्म्स में ऊपर उठा लेता है और फिर उसे किस करता है। फिर ये दोनों एक दूसरे को म्यूचुअली एक्सेप्ट कर लेते हैं। कैन मिशु से कहता है कि मैंने सुना है कि तुमने क्विट कर दिया है। मिशु कहती है कि हाँ मैंने क्विट कर दिया है और वो कैन से पूछती है कि अब मैं क्या करूंगी। तो कैन मजाक में उसे कहता है कि अब तुम घर पर रहोगी और खाना पकाओगी और बेबी के डायपर चेंज करोगी। ये वही डायलॉग था जो मिशु ने मजाक में कैन से कहा था। उसके बाद मिशु भी कैन की तरह फुल टाइम फायर फाइटर बन जाती है। इसी हैप्पी नोट पे ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट नीचे जरूर कर दीजिएगा। मैं इस चैनल पे बहुत सारी मूवीज लेकर आता रहूंगा, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। अभी के लिए अलविदा। हम फिर मिलेंगे एक न्यू मूवी की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।
close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left.